अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स एमसीक्यूज डिस्कशन चैप्टर काइनेमेटिक्स, दिस इज सिलेक्शन नंबर 3। और ये वीडियो स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर एमडी कैट इन ई कैट एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टेस्ट जो है वो वन करीब होने वाला है, उनके लिए वीडियो डिज़ाइन की गई है। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पासिस पर में डिज़ाइन किए गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन, और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अच्छा जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला जा रहा है, पार्टिकल मूव along the x-axis from initial to final, which of the following values of the initial and final coordinates which result in the displacement with the largest magnitude। तो आपने डिस्प्लेसमेंट का लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड बताना है कि किस वाले ऑप्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो फाइनल पोजीशन हमें कितनी गिवन है? -2, माइनस इनिशियल पोजीशन हमारे पास कितनी है? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा -6 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई डी हमारे पास आ गया 6। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन ए हो गया हमारे पास। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल है 4, उसमें से हमने माइनस किया इनिशियल, और इनिशियल हमारे पास है 4, तो इनको हमने ऐड अप कर लेना, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8 मीटर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास क्या है? फाइनल पोजीशन हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स हमारे पास फाइनल और इनिशियल के फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 माइनस 4, या ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, ऑप्शन डी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है? -8 माइनस इनिशियल हमारे पास है -4। तो -8 + 4 मिला के कितना हो जाएगा? -4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम किस में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम आ रही है ऑप्शन बी के अंदर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द क्लिफ टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। यानी एक हमने स्टोन ड्रॉप किया है किसी पहाड़ी के ऊपर से, और लेट से हमारे पास यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्लिफ की हाइट है, और ग्राउंड से क्लिफ तक का जो हाइट हमें बताई है, ग्राउंड से लेट से हमारे पास ग्राउंड आ गया, ये हमारे पास ग्राउंड है, और ये हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की हाइट है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है 30 मीटर। 30 मीटर हमें बता दिए। At the same instant, another stone is projected vertically upward from the ground with the speed of 30 मीटर पर सेकंड। यानी एक तो हमने यहाँ से स्टोन ड्रॉप किया, यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जो कि 30 मीटर की हाइट से था, और ये ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, और इसी तरह से लेट से हम इसको बोल देते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा। अब उसी इंस्टेंट पर, यानी उसी सेम टाइम के ऊपर हमने क्या किया? एक और स्टोन जो है वो नीचे से प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे ऊपर की जाने फेंका, ऐसे ऊपर की जाने फेंका, बट उस वक्त हमने उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, जो कि इनिशियल वेलोसिटी में कितनी बताइए? 30 मीटर पर सेकंड बता दिए। एट द टू स्टोन विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर द टाइम। यानी ये जो स्टोन ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, ये किसी एक पॉइंट पर, लेट से इस पॉइंट पर जो है वो मेट करता है। तो कितने टाइम पर, यानी टाइम हमें मालूम करना है कि इन दोनों स्टोन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो हमें कितना बताया? टोटल डिस्टेंस हमें बताया 30 मीटर। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो इनिशियल डिस्टेंस है, यानी जो हमारा ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, उसका जो इनिशियल डिस्टेंस है उसको हम S1 कह देते हैं। उसका जो डिस्टेंस जो स्टोन ट्रेवल कर रहा होगा उस डिस्टेंस को हमने S1 कह दिया, और लेट से ये पॉइंट B है, और B पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको मैं कह रहा हूँ S2। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस होगा, इट मस्ट बी अ सम ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, यानी A डिस्टेंस प्लस B डिस्टेंस। ये दोनों का डिस्टेंस का सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? 30 डिग्री, यानी नॉट मोर देन दिस। इसी इंस्टेंट के अंदर ही, इसी 30 मीटर के अंदर ही हमारे पास क्या होगा? स्टोन जो है वो आपस में क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को।
अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके जो है वो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं और टाइम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी हमने यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन था हाइट की फॉर्म में वो यहाँ पर मेंशन कर लिया। उसके बाद S1 यानी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो यहाँ पर GT स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का भी आपने ध्यान रखना होगा। तो अगर हम S1 की बात करें, जो कि S1 डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, इसकी बात की जा रही है, और S2 जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। तो S1 की डिस्टेंस के अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला पैरामीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं लिख लूंगा हाफ GT स्क्वायर, और यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ग्रेविटी नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं डाउनवर्ड पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम दूसरी की बात करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस हाफ GT स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा, इसलिए मेंशन किया क्योंकि मेरे पास जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी मूव कर रही है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर लिया, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव ग्रेविटी ली, और ग्रेविटी का जो साइन है वो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया डायरेक्ट। अब देखें यहाँ से ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर आपको सेम नजर आ रहा है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया। तो 30 विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी 30, और टी मैंने मालूम करना है, तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी द टू स्टोन विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ टाइम ऑफ 1 सेकंड, आफ्टर अ टाइम ऑफ 1 सेकंड। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 1 सेकंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is shown below. The acceleration of a particle during the interval of OA, AB, BC, and CD are. तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप मालूम कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, जो कि आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। तो बेसिकली आपके पास जो ग्राफ है वो किस चीज़ का ग्राफ बनाया हुआ है, वेलोसिटी का ग्राफ बताया है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन का मतलब है आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी A to B सॉरी O to A हमारी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। अगर हम A to B की बात करें तो A to B में मुझे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी A to B की बात कर रहा हूँ, और A to B के अंदर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, डिस्प्लेसमेंट 0 क्या है, ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी, यानी हमारे पास A to B के अंदर भी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 आ रही है। अगर हम B to C की बात करें, यानी इस ग्राफ की बात करें, तो इसके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, स्ट्रेट पाथ नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक इंक्रीजिंग कर्व नजर आ रहा है। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब है मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, यानी अगर मेरे पास राइजिंग कर्व है इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और वो नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी, एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। उसके बाद अगर हम C to D की बात करें, C to D की बात करें तो C to D के अंदर हमें दोबारा से वही चीज नजर आ रही है जो कि हमने O to A के अंदर ऑब्जर्व की। C to D के अंदर अगर हम ग्राफ को नोटिस करें तो उसके अंदर भी मुझे ग्राफ कैसे नजर आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। यानी अगर हम अब टोटल चीज़ों को हम देखें, यानी हमने अगर बात करनी थी फ्रॉम O to A to B और B to C और C to D, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, O to A के अंदर मेरी एक्सेलरेशन 0 है, A to B के अंदर भी मेरी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। B to C के अंदर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और C to D के अंदर मेरी एक्सेलरेशन 0 है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे कहाँ से नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन मुझे A में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन A। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इज, यानी दो चीजों के दरमियान आपने रेशियो कैलकुलेट करना है, एक डिस्टेंस और दूसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट। दोनों के दरमियान आपने क्या बताना है, रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ r, क्योंकि हमें रेडियस बताया और एक सेमी सर्कल बताया। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये वाला कर्व होगा, ये वाला कर्व होगा, यानी हमारे पास हाफ सर्कमफेरेंस होगा, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा। कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता था, 2πr, तो हाफ कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये वो कितना बन जाएगा, πr बन जाएगा। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना बन जाएगा, πr। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला,
सर्कल का फॉर्मूला 2πr, क्योंकि मुझे हाफ सर्कल नजर आ रहा है तो इसका मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा πr। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस मुझे डायमीटर नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2r। अब मैं देखें r से r कैंसिल आउट कर लूंगा तो मेरे पास जो रेशो आ जाएगा क्या आ जाएगा π/2, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या आ रहा है π/2, जो कि ऑप्शन सी में मुझे सही नजर आ रहा है तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैज अ रेंज ऑफ r1, यानी हमारे पास जो वन एंगल है यानी इनिशियल एंगल वो कितना है 30 डिग्री है। फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से हमने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, और उसकी रेंज कितनी है, उसकी रेंज हमारे पास r1 है। अटेन मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट उसने h1 अटेन कर ली। अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब देखें एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, जो हमारे पास सेकंड एंगल है वो 30 डिग्री है विद द वर्टिकल से एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल से हम क्या करेंगे 90 में से 30 माइनस कर लेंगे, यानी हमारे पास अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमारे पास जो एंगल बन रहा था फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट बन रहा था, यहाँ पास 30 डिग्री गिवन है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करेंगे तो 90 में से हमने 30 को माइनस कर लेना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल 60 डिग्री है। और उस वक्त जो ऑब्जेक्ट ने रेंज अटेन की है उसे हम r2 कह रहे हैं, और उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो h2 है। द रिलेशन बिटवीन r1 एंड r2, अब देखें क्योंकि हमारे पास एंगल कैसे नजर आ रहे हैं, एंगल मुझे नजर आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस वाले एंगल को नहीं देखना बल्कि फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी सेम एक्सिस से आपने एंगल देखना है, और सेम एक्सिस से अगर एंगल देखें तो हमारे पास एंगल कैसे नजर आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका अगर हम सम करें तो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जिनका हमें नजर भी आ रहा है। अगर हम 30 और 60 को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, और इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो अगर मेरे पास एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो रेंज क्या होंगी, रेंज इक्वल होंगी, यानी r1 और r2 क्या होंगे, बराबर होंगे, r1 और r2 बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी हमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना हमारे पास 60 डिग्री है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का केस मैंने आपको पीछे बताया, उसके अंदर आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल कैलकुलेट निकालना होगा, और अगर आपको वर्टिकल का गिवन होगा तो फिर आप 90 में से माइनस कर लेंगे। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो लेट्स से हम एक जो है वो इसको फिगर को फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे पास जो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म हुआ है, और जो एंगल मैंने प्रोजेक्टेड एंगल दिया वो कितना था 60 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस हाइट पर मुझे बतानी है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन एज 1/2 mv², यानी हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड है, यानी मेरे पास जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और y कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, यानी v नॉट x होगा। और हम इसके अंदर ये कंसीडर करते हुए चल रहे होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि हमारे पास जो है वो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो x कंपोनेंट चेंज नहीं होता, और वो v x के बराबर ही होगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पर हमारे पास कैसी होगी, मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम होगी। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा होगा, x कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब x कंपोनेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं, तो v नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा, और उसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो किस तरह से आ जाएगा, 1/2 mv नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1/2 v नॉट स्क्वायर ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सिंपल इसको काइनेटिक एनर्जी मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको फर्दर इस तरह यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, k cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री, और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। cos 60 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो cos 60 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, cos 60 बराबर हो जाएगा 1/2 के, उसका मैंने कर दिया स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, और वो कितनी हो जाएगी, k/4 हो जाएगी, k/2 नहीं होगी बल्कि k/4, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर करना था तो k/4 हो जाएगी। ठीक है, Question number 4. A stone is thrown vertically with an initial speed of 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ब्रिज। एक ब्रिज आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, लेट्स से ये एक ब्रिज है, और इससे आपने एक स्टोन को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको कितनी बताई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताई है 30 मीटर पर सेकंड, और इसके साथ हम x लगा लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो v नॉट x हमें बताया जा रहा है।
तो यहाँ से हम बात एक और कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन होगी 0। फाइंड दी स्टोन टोटल स्पीड, यानी आपने टोटल स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड व्हेन इट एंटर द वाटर आफ्टर 4 सेकंड लेटर। तो मोशन इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट का मोशन जो है स्ट्रेट लाइन की बजाय पैराबोलिक कर्व होगा, और लेट्स से 4 सेकंड यहाँ पर गुजर गए। तो 4 सेकंड गुजरने के बाद हमें इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आगे एक बात लिखी है, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन 0 है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी वही रहेगी एक्स डायरेक्शन के ऊपर। किसी पॉइंट पे भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4, तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जो मोशन कंसीडर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, और ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी, gt आ जाएगा। अब v नॉट y तो 0 है, g की जगह पर आपने 10 पुट किया, टाइम की वैल्यू में 4 गिवन है, तो ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया y vy। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेते हैं और y कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। अब x कंपोनेंट हमारे पास क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, और हमारे पास y कंपोनेंट क्या है 40, तो का स्क्वायर कर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 900, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 बन जाएगा। जब इनको ऐड अप कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2500, और 25 का जब मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की आफ्टर 4 सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में हमें करेक्ट नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फेदर इनिशियली एट रेस्ट, यानी आपके पास कोई एक पत्ता है या एक पर है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, फिर आपने उसको रिलीज किया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और ग्राउंड की रिस्पेक्ट से उसकी हाइट कितनी है 12 मीटर हमें बताई गई है कि हमने 12 मीटर की हाइट से उसको रिलीज किया है। यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, और ऑब्जेक्ट जो है वो फेदर है, और उन्होंने ये कंडीशन ये बताई है कि इन बिटवीन जो मोशन हो रहा है उसके अंदर कोई भी एयर एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी वैक्यूम मौजूद है। अगर वैक्यूम होगा इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे खत्म हो गया, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी जितनी फ्री फॉल मोशन हो रही है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे फॉल डाउन करेगा। क्या उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी? नहीं, एक्सेलरेशन इंक्रीज भी नहीं करेगी। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगी? नहीं, एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं करेगी। टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी तो उस वक्त आएगा जब ड्रैग फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी। एयर रेजिस्टेंस ही मौजूद नहीं है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फेदर इज 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, टाइम इज इक्वल्स टू 1 पर हमें ये मिल जाएगी, ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर टाइम इज इक्वल्स टू 2 जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये नहीं होगी। तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 पर ये वेलोसिटी मिल सकती है। मगर हमें तो पूछा जा रहा था भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तुमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया एक पॉइंट से जो कि हमें गिवन है 12 मीटर की हाइट से, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, बट उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी फॉल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नजर आ रही है। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी, अगर हमें टाइम इज इक्वल्स टू 1 का पूछा जाएगा तो अभी जो है इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फील टू फोर्सेस, यानी आपके पास एक पर्सन है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर जो है वो पर्सन मौजूद है, पर्सन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए आप। अच्छा, ज़्यादा पाँव बन गए, थोड़ा सा वही ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये जो है आपके केस में ये आ गए इसके हाथ, और ये उसके पाँव आ गए। अब जो है हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी फोर्स लग रही होंगी? एक तो उसके सेंटर ऑफ मास से उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी जो इसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। अपवर्ड फोर्स होगी जिसे हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सिमिलर है, यानी मैग्नीट्यूड तो सिमिलर होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैंड कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, यानी रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट जो है वो 0 है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट क्या है? 0 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताइए ये जो दो फोर्सेस हैं इनके ऊपर कमेंट कीजिए। तो इन दोनों के ऊपर कमेंट हम क्या कर सकते हैं? अगर ऑप्शन सी को रीड करें तो उसमें लिखा हुआ है हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो या तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा या फ्लोर को फाड़ते हुए नीचे चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। और दूसरे केस में भी हमें अनइक्वल मैग्नीट्यूड का ही केस बताया जा रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हमने डायरेक्टली इनकरेक्ट कर दिया। अब पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन बी के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट डू नॉट फॉर्म अ एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। अब एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस के लिए हमेशा कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके ऊपर फोर्स लग रही है। यहाँ पर हमारे केस में क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन रिएक्शन
पेयर फोर्सेस के बारे में बता रहा होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बताता है। वो ये क्या बताता है कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक वॉल कंसीडर कर लिया और उसके ऊपर आपके हाथ में एक बॉल मौजूद है, आपने इस वॉल पर इस बॉल को थ्रो किया, तो एक जो है फोर्स लगा रहा होगा बॉल के ऊपर, और दूसरी फोर्स बॉल जो है वो बॉल के ऊपर लगाएगा, यानी ये जो वॉल है ये जो है वो लगाएगा बॉल के ऊपर फोर्स। तो देखें एक्शन हमने यहाँ से परफॉर्म कर लिया, एक दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, एक बॉल थी और एक बॉल थी, तो बॉल ने फिर एक रिएक्शन फोर्स हमें लगाकर बताई। अब यहाँ पर जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फुलफिल हो सकता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे केस में क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। A frictionless inclined plane of length 20 मीटर has a maximum vertical height of 5। हमें वर्टिकल हाइट बताई गई है इंक्लाइन प्लेन की जो कि 5 मीटर है और इसकी लेंथ बताई जा रही है कि वो कितनी है, 20 मीटर मौजूद है। तो इंक्लाइन प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास आ गया इंक्लाइन प्लेन जिसकी हमें लेंथ बताई जा रही है, और लेंथ कितनी बताई जा रही है हमारे पास 20 मीटर, और उसकी हाइट भी हमें बताई जा रही है। उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, की हाइट हमें बताई जा रही है कि 5 मीटर की हाइट है। ये उसका एंगल है जिसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। If an object of mass is 2 किलोग्राम is placed on the plane, यानी हमने ऑब्जेक्ट ऑफ मास जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ मास यहाँ पर प्लेस किया और दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इस तरह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, वेट के कंपोनेंट्स को स्प्लिट आउट करेंगे, यानी वेट के कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर लेंगे। एक तो कंपोनेंट वो बन जाएगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, और एक वेट का पैरेलल कंपोनेंट भी होगा, यानी पैरेलल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। तो सरफेस के पैरेलल नजर आ रहा है। अगर हम पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला लिखें तो क्या बन जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेट का पैरेलल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, इसका फॉर्मूला आ जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। सबसे पहले हम साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि यहीं पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अच्छा जी, तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्रोक्सीमेट द नेट फोर्स इट फील। तो नेट फोर्स क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक वेट का जो कंपोनेंट होगा वो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, यानी एक ही कंपोनेंट जो है वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के मोशन में हेल्प कर रहा होगा, और वो वेट का कौन सा कंपोनेंट होगा, वेट का पैरेलल कंपोनेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। जो वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ऑब्जेक्ट का रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, वो ऑब्जेक्ट के रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। खैर अभी हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, वेट का पैरेलल कंपोनेंट जिसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया mg साइन ऑफ थीटा। तो m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 और g की वैल्यू हमें 10 गिवन है। साइन ऑफ थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या है, परपेंडिकुलर हमारे केस में ये बन रहा है हाइट, तो इसकी जगह पर हम h लिख लेते हैं, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे केस में क्या है, लेंथ है। ये हाइपोटेन्यूज आ गया और ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया, इधर हम हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 20 और हमें हाइट कितने गिवन है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमारे केस में 20, तो यहाँ पर इसको हम 20 लिख देते हैं 20, तो यहाँ पर आ गया 20। अब देखें 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो हमें वेट का पैरेलल कंपोनेंट यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विल बी 5 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14, a 20 न्यूटन ब्लॉक इज प्लेस्ड is being pushed across the horizontal table by an 18 न्यूटन फोर्स। यानी मेरे पास एक कोई टेबल है, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह, और ये टेबल हमने बना लिया और उसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, अब क्या सिनेरियो बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ब्लॉक है उसका वेट जो है वो कितना है, उसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो ऑब्जेक्ट को इस तरह से आगे की तरफ मूव करने में मदद कर रही है, यानी हम इसको बोल देंगे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितनी हम अप्लाई कर रहे हैं, 18 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। If the coefficient of friction between the block and the table is 0.4, coefficient of friction कब पैदा होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होगा यानी स्लाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पर एक रिवर्स डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये इसके ऊपर नेट फोर्स हो गई, यानी एक तो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है यानी अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक रिवर्स डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी जो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हमें इसमें मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हमें इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। नेट फोर्स कितनी होगी, अप्लाइड फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन से फोर्स मुराद है यानी फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जा रही है। तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स हमारे पास आ गई 18, और रिएक्शन फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स नहीं फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे रिएक्शन फोर्स के साथ यानी नॉर्मल फोर्स के साथ, और नॉर्मल फोर्स क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सिमिलर होगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ये हमारे पास आ गई नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर आ जाएगी नॉर्मल फोर्स जिसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या पूरा लिख लेते हैं नॉर्मल फोर्स। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था 0.4, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल फोर्स के साथ, और नॉर्मल फोर्स कितनी है 20 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सिमिलर होगी, तो इसको हम करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8।
और हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो 10 न्यूटन होगी। अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट एक्सेलरेशन हमारे पास जो आ जाएगी वो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। अब हम मास निकाल लेते हैं। मास कैसे निकालेंगे, वेट हमें गिवन है, तो मास के लिए हम क्या कर लेंगे, W को G से डिवाइड कर देंगे। W कितना गिवन है 20, उसको हम G से डिवाइड करेंगे, न्यूटन से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। ये हमारे पास आ गया मास। अब हम नेट फोर्स हमारे पास आ गई थी 10, उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड रीच टू अ स्टेडी वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट को किसी हमको फॉल करवाते हैं किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्टेडी फ्लो क्यों करता है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है, हमसे रीजन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। पर्टिकुलर हाइट से, जैसे आप कोई भी एक टावर के ऊपर खड़े हैं और ऑब्जेक्ट को आपने फॉल डाउन कराया, तो शुरू में क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। और ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती, बल्कि एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब हमसे रीजन पूछने की कोशिश कर रहा है कि अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो रही है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मोशन कर रहा होता है, फ्री फॉल मोशन कर रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अगेंस्ट फोर्स लगती है, यानी वेट के ऊपर अगेंस्ट फोर्स लगती है, वेट के ऊपर अगेंस्ट फोर्स लगती है, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। इस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। ये किस वजह से लगती है, ये एक विस्कस फोर्स कहलाती है। ये हवा की वजह से लग रही है, जो एयर मौजूद होती है हवा में, उसकी वजह से ये फोर्स लग रही होती है। और ये क्या करती है, जो वेट होता है इसको काउंटर करती है, यानी वेट को जिस जो ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, उसके फोर्स को, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट को कम कर रही होती है। तो हम जब ये ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे इंक्रीज करती रहती है, जो ड्रैग फोर्स इंक्रीज करती रहती है, इस ड्रैग फोर्स को हम विस्कस फोर्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला 6πr नीटा वीटी, ये नीटी जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाती है। ये टर्मिनल वेलोसिटी है। इसको हम थोड़ा आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स में और डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी आपने समझना है कि जब ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन के अंदर हम भेजते हैं तो उसके ऊपर एक अगेंस्ट फोर्स लगती है, वेट के अगेंस्ट, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। इससे हमारे पास जो वेट होता है और जो ड्रैग फोर्स होती है वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यानी ड्रैग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से, ड्रैग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से, यानी ड्रैग फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होने की वजह से जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो जीरो भी हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, और या कम होना स्टार्ट हो जाती है टाइम। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये नेट फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो हो जाती है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल डाउन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल डाउन कर रहा होगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, या हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहता है। बट यहाँ पर जो रीजन पूछा जा रहा था उसकी रिस्पेक्ट से ये स्टेटमेंट सही नहीं कहलाएगी। अगर आपको बोला जाता है कि भाई आप 2 ऑप्शंस को करेक्ट कीजिए तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो इस रीजन की रिस्पेक्ट, जो हम रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, उसका रीजन ये नहीं है कि मास कांस्टेंट है, ये रीजन नहीं है, बल्कि क्या है, ड्रैग फोर्स की वजह से हो रहा है। वेट जो है वो स्टेडी फ्लो कर रहा होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेडी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एज इट फॉल, वेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता बल्कि ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज एज ऑब्जेक्ट फॉल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होती है, नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज होती रहती है, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज नहीं होती। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट सही है। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, यानी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट जो है वो कम होती रहती है। और जैसे कम होते एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, यानी वेट जो है वो बैलेंस कर देता है ड्रैग फोर्स को, जिससे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम t इन सेकंड। हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है और हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। एट टाइम इज इक्वल्स टू, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो हमें टाइम मालूम करना है कि किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी। सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2/3 इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन गिवन है हमें। तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और क्या मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने का आसान तरीका ये है कि आपके पास जो नंबर होता है उनको पहले लिख देते हैं, मैथमेटिक्स वाले अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसे। और फिर आपने 16 डेरिवेटिव ले लिया आपने किसका, विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो आपके पास लास्ट है वो नंबर लिखा हुआ है 2, और 2 का हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता तो इसका डेरिवेटिव हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं या जीरो होता है। ये आ गया वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास ये चेंज, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जो पावर होती है उसे हम कोफिशिएंट, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ तो बन जाएगा 4/3, और जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा t। पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं और जो नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो यहाँ हमारे पास पावर होती है उसको हम जो कोफिशिएंट गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ बन जाएगा -4/3 इंटू टी, और अगला जो dt/dt है वो तो 1 आ जाएगा, और आगे हमारे पास जो सिर्फ नंबर रह जाएगा वो 16 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मैंने आपको बता दिया।
अब वेलोसिटी को उसने बताया कि वेलोसिटी को आप जीरो कर दीजिए, तो वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया 4/3 टी प्लस 16। अब हम क्या करते हैं 4/3 को इधर ले आते हैं 4/3 टी इज इक्वल टू 16। तो टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टी किसी बराबर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 4 जा। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 सेकंड आ जाएगा, 12 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द। अब जो मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो सेफ्टी हेलमेट्स या हेलमेट्स पहन रहे होते हैं, उससे क्या फायदा होता है, तो ये बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कोलिजन का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, जिससे क्या होता है फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाती है। यानी चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं, आसान लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में से इम्पल्स कहा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर चेंज इन मोमेंटम को आपने यानी चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, तो आपने टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से जो आपको फोर्स फील हो रही होगी ड्यूरिंग द कोलिजन वो कम हो जाएगी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज करी जाएगी। तो इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन डायग्राम द कोच मूव फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारा मोशन कैसा हो रहा है। पहले ए से बी की तरफ हो रहा है, फिर बी से सी की तरफ हो रहा है, और फिर सी से डी की तरफ हो रहा है। उसको जा रहा है कोच रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। हमें क्या मालूम करना है, जो कोच है, कोच का जो है हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहले तो हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस मालूम कर लेंगे पहले बी टू ए, बी में से ए माइनस कर लेंगे, और फिर हम क्या मालूम कर लेंगे सी टू बी मालूम कर लेंगे, सी टू बी मालूम कर लेंगे, फिर क्या मालूम कर लेंगे डी टू सी मालूम कर लेंगे। अगर हम बी टू सी देखें तो बी टू सी हमें क्या नजर आ रहा है, बी टू ए, बी वाला पॉइंट ये नजर आ रहा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो 15 है। और अगर हम ए पॉइंट को देखें तो वहाँ पर 50 नजर आ रहा है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस क्या बनेगा हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा, हम इनको माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं यानी इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 50 में से हमने ग्रेटर नंबर को लेसर नंबर से माइनस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 15। आगे हम निकालते हैं सी टू बी। तो सी टू बी देखें, अगर सी का हम पॉइंट देखें तो यहाँ पर 35 नजर आ रहा है, और बी पॉइंट हमें 12 से 15 नजर आ रहा है। तो 35 में से हमने माइनस कर लिया, 35 में से हमने माइनस कर लिया 15। फिर डी टू सी निकालना है, डी टू सी निकालना है, और डी हमारे पास क्या मौजूद है, डी हमारे पास है -5, और उसको हमने निकालना है सी पॉइंट। तो यहाँ पर हम -5 नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ करेंगे 35 में हम ऐड कर लेंगे +5 यानी जो माइनस वाला हिस्सा है इसको भी हम ऐड अप कर लेंगे। इन बिटवीन का डिस्टेंस हमें देखना है। तो 35 तो 0 के दरमियान हमें नजर आ रहा है 35 बन जाएगा, और उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा टोटल क्या बन जाएगा 40। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया 40। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, 35 बन जाएगा, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 20, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 40। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, नेट डिस्टेंस आ गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस वो आ गया मेरे पास 95, और ये हमें यार्ड्स में गिवन है तो हमें इसको यार्ड में लिख लिया, हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। इसमें अंदर हम क्या करेंगे, बस ग्रेटर को जो डिस्टेंस था उसके अंदर तो हमने ग्रेटर को लोअर से माइनस किया, पर इसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर साइन कन्वेंशन का ख्याल रखेंगे, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखेंगे। तो ए टू बी हो रहा है, यानी इसके अंदर भी हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए कर लेंगे प्लस। फिर हमारे पास दूसरे केस में बी टू सी हो रहा है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे डी टू सी करेंगे, डी टू सी कर लेंगे, डी टू सी। तो इसके अंदर बी टू ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बी टू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बार हमने बी वाला पॉइंट लेना है, बी वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 15, तो हम 15 लिखेंगे, उसमें से हम माइनस कर लेंगे ए पॉइंट हमारे पास कितना है, ए पॉइंट हमारे पास है 50 से हम 50 लिख दिया। सी पॉइंट हमारे पास कितना है, सी पॉइंट हमारे पास है 35, उसमें से हमने माइनस कर लिया बी पॉइंट, और बी पॉइंट कितना है 15। फिर डी पॉइंट हमारे पास क्या है, डी पॉइंट हमारे पास है -5, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे सी पॉइंट, और सी पॉइंट हमारे पास क्या है -35 मौजूद है। और तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने साइन कन्वेंशन ली है, और प्रीवियस वाले केस के अंदर हमने साइन कन्वेंशन नहीं ली थी। तो दोनों में डिफरेंस यही है, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपने साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। इसमें आंसर आ गया -35, और इसका आंसर आ गया 20, और इसका आंसर मेरे पास आ गया -40। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -75 + 20, और इसका आंसर आ जाएगा -55 यार्ड। और माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, लेफ्ट जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, 55 यार्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट पहले बताई जा रही है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस बताना है 95 यार्ड। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, बॉय इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन का वर्ड इंपॉर्टेंट, हमें दोनों के टाइम के दरमियान यानी डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल हमें मालूम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ एट टाइम 2 माइनस डिस्टेंस एट टाइम t1, तो ये मालूम करना है। तो कुछ भी नहीं करना हमें, फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। सिंपल हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ जी t2 स्क्वायर माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो हाफ जी तो कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे t2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस t1 यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ जी यहाँ पे 10, और ये बन जाएगा 4 - 1।
तो ये बन गया मेरे पास 5, और 5 को मैंने क्या मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बन जाएगा 15 मीटर। यानी मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम इन बिटवीन टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो मेरे पास आ गया 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो कि क्या कर रही है, एक जर्नी परफॉर्म कर रही है और ए टू बी जा रही है, और किस वेलोसिटी से जा रही है, एक वेलोसिटी में बताई गई है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कर रही है, इन रिटर्न बैक, फिर बी से दोबारा से ए पर आ रही है, रिटर्न बैक टू ए विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कुछ बच्चे जो ऐसा करेंगे इस सवाल के अंदर कि डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 अप्लाई कर लेंगे, बल्कि ये फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है। यानी ऑब्जेक्ट ने कैसा मोशन परफॉर्म कर लिया, साइक्लिक मोशन परफॉर्म कर लिया, यानी ए से बी पर गया और बी से दोबारा से ए पर आ गया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ये आपने नहीं करना, आपने देख लेना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से अपनी जर्नी को दोबारा से उसी पॉइंट से, जहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो उससे हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो भी 0 आएगी। A ball is projected horizontally with the velocity of 5 मीटर पर सेकंड, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और उसकी हाइट से मैंने इसको थ्रो किया एक बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको बताई गई है 19.6 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी ऑब्जेक्ट को जब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, और हमें टाइम मालूम करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब हम इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम मोशन कैसे कंसिडर कर लें, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और उससे हम जो है वो टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है डायरेक्ट, बजाय हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें उससे हम बजाय डायरेक्ट हम वेलोसिटी के बजाय हम जो है मोशन को वाई एक्सिस का कंसिडर कर लेते हैं और हम इससे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो तो 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0। अब हम टाइम कैसे मालूम करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। h इज इक्वल्स टू, h हमें बताया जा रहा है 19.6 v/t या v0/t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब v0/t तो 0 हो जाएगा क्योंकि v0/0 है, तो 0 लिख दिया मैंने, प्लस हाफ g की जगह पे मैंने लिख दिया 10, और t स्क्वायर तो हमें मालूम करना है, और टाइम हमें कितना बताया 19.6 बताया जा रहा है। तो खैर मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा t स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैंने कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आ गया मेरे पास 5 या 4.9। अभी इस केस में आप 4.9 पुट कर लें, ग्रेविटी को 9.8 पुट कर लीजिएगा, तो थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो टी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जिसका मैं रूट निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, और मेरे पास यहाँ पर आगे टाइम जो है 2 सेकंड, 2 सेकंड्स तक ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर जाएगा ग्राउंड पर। क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ऑब्जेक्ट का एंगल हमें बताया गया है कितना है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। तो ये यहाँ पर दो चीजें मिक्स की गई हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपको समझाया जा रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से थ्रो किया और आपसे पूछा जा रहा है कि बस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हाईएस्ट पॉइंट मुझे मालूम है कि जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा किस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। यानी ऑब्जेक्ट जो है जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां पर उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। यानी काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, वेलोसिटी के सिर्फ एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें एंगल गिवन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और वो एंगल कितना बताया गया है, 60 डिग्री बताया गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा 1/2 m v0 cos थीटा, और इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/2 m v0 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1/2 m v0 स्क्वायर है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह सकता हूँ, जिससे मैंने इसको ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, और cos थीटा पे मैं पुट कर सकता हूँ cos 60 डिग्री, और इसका मैं डाल दूंगा स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर हो गया मेरे पास 1/2, उसका मैंने स्क्वायर कर लिया तो बन जाएगा a/4, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। 4 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एंगल ऑफ, अब आपको डिफरेंट एंगल्स बताए जा रहे हैं, जैसे हमने समझने के लिए इसका नाम रख लिया मैंने θ1 20 डिग्री, θ2 आपको बताया गया है 35 डिग्री, θ3 आपको बताया गया है 60 डिग्री, और θ4 आपको बताया गया है कि वो 75 डिग्री है। विद द हॉरिजॉन्टल द रेंज इज द लॉन्गेस्ट, यानी आपको मैक्सिमम रेंज बतानी है कि किस एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ मिलती है, मैक्सिमम रेंज उस वक्त मिलती है जब एंगल जो है वो होता है 45 डिग्री, यानी जो क्लोजेस्ट टू 45 होगा वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, क्लोजेस्ट टू 45 होगा यहाँ, वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। या इसको और डिफरेंट तरीके से इस तरह चेक कर सकते हैं, वैसे हमें नजर आ रहा है क्लोजेस्ट टू 45 ये भी है। अब इसमें देखें डिफरेंस 60 का भी नजर आ रहा है और 35 का भी नजर आ रहा है, तो आप इसको चेक कर लोगे, इसको आप चेक कर लेंगे किस तरह से इसको आप डिफरेंस लेके चेक कर लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे आपका पहला केस है
केस नंबर 1, उसमें आपने 45 लिखा और उसको माइनस कर लिया थीटा 1 से, तो आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है 45 में से। यहाँ पर आपने सिर्फ डिफरेंस लेना है, यहाँ पर आपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना है, यहाँ पर सिर्फ नंबर हम चेक कर रहे हैं कि नंबर क्या आएगा और उसके रिस्पेक्ट से फिर हम बता सकते हैं कि जिसका वैल्यू क्लोजर टू द एंगल ऑफ 45 होगी वो मैक्सिमम रेंज दे रही होगी। इनको आप नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा के फॉर्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं, जिसका साइन एंगल जो है वो क्लोजर टू 1 होगा वो मैक्सिमम रेंज देगा। फिर अब यहाँ पर थीटा 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। अगर मैं इसको माइनस कराता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास ये आ गया 25। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 25। दूसरे केस को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें 45 माइनस हम थीटा 2 कर लेते हैं, तो 45 में से मैंने क्या माइनस करना है 35, और इसमें से मुझे डिफरेंस कितना मिला है 10 डिग्री का मिल रहा है। तीसरे वाले केस को अगर हम देखें तो 45 में से आपने थीटा 3 माइनस करना है, 45 में से आपने माइनस कर लिया 60। तो जब हम 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15। माइनस नहीं लेना आपने, प्लस में नेगेटिव लेनी है, मॉडल्स का मतलब ये है कि आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। और 45 में से हम थीटा 4 को करते हैं तो 45 में से मैंने माइनस कर लिया 75, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा 30। तो अब केस को अगर देखें तो हमारे पास किस में सबसे मिनिमम डिफरेंस नजर आ रहा है, वो ये वाला ऑप्शन है जिसमें हमें मिनिमम डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इसी एंगल में हम बोलेंगे अगर मिनिमम डिफरेंस जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा 45 से, उस एंगल पर हमें मैक्सिमम रेंज मिल रही होगी, तो इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। When two bodies move towards each other with a constant speed, the distance between them decrease at a rate of 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है, टू बॉडीज हैं जो एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दो बॉडीज आपने कंसिडर कर लिए, वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, दोनों एक की वेलोसिटी हमने v1 कह दी, एक की वेलोसिटी हमने v2 कह दी। उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, एड अप कर देते हैं। तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। और हमें बोला जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जिस रेट से वो जा रहा है वो कितना है 6, आप लिख लेते हैं 6 v1 प्लस v2, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 और v2। इमेजिन करें आप और आपके दोस्त जो है वो सेम डायरेक्शन में मोटर बाइक जो है वो लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, यानी आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा, यानी आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों जो है पैरेलल जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 4 v1 माइनस v2, और ये आपके पास आ गया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कैसे करते हैं, इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं, v1 v2 इज इक्वल टू 6 और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। उनसे मालूम करना है कि उनकी स्पीड कितनी है, मालूम करना है, तो इनको हम एडअप कर लेते हैं। v1 v2 और v2 कट जाएगा, v2 से v2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 v1 इज इक्वल टू 10। तो v1 हमारे पास आ जाएगा 5, v1 आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम v2 कैलकुलेट करें, लेट्स से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 6 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस v2, तो v2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5, और ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया v2। तो हमारे पास ऑप्शन v1 और v2 में क्या नजर आ रहा है, 5 और 1, ऑप्शन ए करेक्ट हमें नजर आ रहा है। A balloon has mass of 2 ग्राम। A balloon has 2 ग्राम ऑफ एयर, यानी एक बैलून के अंदर हमने मास ऑफ एयर कितना पुट किया हुआ है 2 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ किलोग्राम कर देंगे। और हमें बोला जा रहा है इफ अ स्मॉल होल इज स्प्रेड इनटू इट, यानी मैंने इसके अंदर होल कर दिया, एक बैलून आप कंसीडर कर लीजिए, और यहाँ पर आपने स्मॉल सी ओपनिंग कर दी, स्मॉल सी ओपनिंग आपने कर ली है। ओपनिंग को यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, लेट से कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई तो थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, यानी आपकी यहाँ से ओपनिंग हो गई, इस तरह से छोटी सी ओपनिंग आपने कर दी है। अब यहाँ से क्या होगा, एयर जो है वो बाहर आ रही होगी। इफ द एयर कम्स आउट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी एयर जो है बाहर आ रही है, और कितनी स्पीड से आ रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। द बैलून श्रिंक, ऐसी बात है बैलून जो है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी उसका जो एयर है वो निकलने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो कितने टाइम पे ये काम हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर ये हो रहा है। तो आपने पूछा जा रहा है द एवरेज थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द बैलून। थ्रस्ट फोर्स कौन सी होती है, जो अगेंस्ट फोर्स लग रही होगी, यानी आपने एक्शन परफॉर्म किया उसकी अपोजिट फोर्स एयर की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही होगी, यानी आप कह सकते हो जब आपने इनर प्रेशर कम कर दिया, इनर प्रेशर जो है वो आपने रिड्यूस कर दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर ही आपको एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करनी है। आपने इनर प्रेशर को रिड्यूस किया, कैसे रिड्यूस किया, होल करके रिड्यूस कर लिया, और एक्सटर्नल प्रेशर राइज कर गया। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स मालूम करने के लिए क्या हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमेंटम अपॉन टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम मास कितना गिवन है 2 एक्सपोनेंट -3 गिवन है, वेलोसिटी हमें कितनी बताइए 2 बताइए, और हमें टाइम कितना बताया जा रहा है 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट -3,
बन जाएगा 0.8 एक्सपोनेंट -3। और इन शॉर्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो फोर्स आ गई वो क्या आ गई, 8 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन, 8 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है। The graph of range of projectile on y-axis as plot against the velocity of projectile on the x-axis। तो देखिए पहले तो हमें रिलेशन देखना चाहिए कि रेंज और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है, ये रेंज का फॉर्मूला है। अगर हम इसको देखें तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, यानी हमें एक रिलेशन नजर आ रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, यानी यू शेप का होगा, यू शेप कर्व कह सकते हो आप उसको। तो यू शेप कर्व हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, यू शेप कर्व सिर्फ ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। बाकी ऑप्शंस के अंदर हमें ये एक्सपोनेंशियल कर्व नजर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर मोशन, लीनियर तो हमें रिलेशन नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें स्क्वायर टाइम रिलेशन नजर आ रहा है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, यानी स्क्वायर टाइम रिलेशन है। तो पैराबोलिक कर्व इस तरह का शेप हमें नजर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें करेक्ट नजर आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी जीरो होने पर रेंज जो है वो शूट आउट कर जाए पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया डायरेक्टली। और ये मैंने आपको बताया कि हमें रिलेशन कैसे नजर आ रहा है, स्ट्रेट लीनियर रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन एक्सपोनेंशियल कर्व का, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर बोला जा रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट अ पॉइंट ओ एंड फॉलोज अ पाथ, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है ओ से पी और फिर पी से क्यू, फिर क्यू से आर और फिर आर से दोबारा से एस। ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने का मतलब है एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ इट्स पाथ। इस पॉइंट के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगी, जीरो होगी हमेशा। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो अगर मेंशन हुआ है तो वो भी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं होगा। तो वी नॉट एक्स विल बी वी एक्स एट द पॉइंट ऑफ पॉइंट क्यू, जो कि कुछ भी नंबर हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी तो प्रोजेक्टाइल नहीं मिनिमम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जैसे हमने प्रीवियस केस में भी डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो सकती है, जीरो नहीं होगी। द मोमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी तो एक्सेस कर रही है, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो एक्सेस कर रही है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए हमें करेक्ट नजर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बैलून इज अटैच अपॉन 3 फोर्सेस, यानी एक बैलून है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो ऊपर की जाने एक्ट कर रही है, और एक साइड वे में फोर्स लग रही है। तो बोला जा रहा है टू द विंड एज शोन इन डायग्राम द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। हमें रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, यानी वर्टिकल फोर्सेस बतानी है। वर्टिकल फोर्स कौन कौन सी है, एक हमें वेट नजर आ रहा है और दूसरा उसके अपोजिट फोर्स नजर आ रही है, जो कि क्या उस फोर्स का नाम क्या रखा हुआ है, अपथ्रस्ट फोर्स। इसमें जो ग्रेटर फोर्स है वो अपथ्रस्ट फोर्स नजर आ रही है, अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेटर है, उसको हम माइनस कर लेंगे। जो लेसर फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वेट ऑफ द बैलून। तो दोनों की वैल्यू हमें बताई गई है सवाल के अंदर। अपथ्रस्ट फोर्स कितनी बताई है, 10,000। उसमें से क्या माइनस कर लेना है, जो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो कितनी है हमारे पास, 9,000। 10,000 में से 9,000 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या नजर आ रही है मेरे पास, 1000 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर लिफ्ट हो रहा होगा, यकीनन। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, जिसका आंसर है 1000 न्यूटन।